की मौत के बाद बांग्लादेश में बवाल। This is a total mobocracy functioning in Bangladesh. It is not, first of all, it's not a constitutional government. It's an illegal government. Methodology that Muhammad Yunus has been following to be completely anti-Indian. And the way in which Jamaat-e-Islami tries to increase its own support is to be anti-Indian. बांग्लादेश में हिंसा से हालात हुए बेकाबू। चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक। जिस बांग्लादेश को हमने पैदा किया 14 दिन के अंदर इंदिरा गांधी ने मोदी सरकार की गलत विदेश नीति के कारण कोई विश्वास ही नहीं करता मोदी पे। मोदी और मोदी की विदेश नीति पे कोई विश्वास नहीं करता। नतीजा आज वहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं, मंदिर सुरक्षित नहीं। हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला। 2 अखबारों के दफ्तर जला डाले। दुर्भाग्य है, बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है और भारत में भी ममता बनर्जी जैसे नेत्री हैं जो भारत को, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। अवामी लीग के दफ्तर पर हमला, संस्थापक मुजीबुर रहमान के घर पर हमला। पाकिस्तान ने लगाई आग, चल रहा बांग्लादेश। भारत और हिंदू विरोधी सिर उठा रहे कट्टरपंथी। यूनुस मुनीर की जोड़ी नफरत की आग लगा रही। तो सवाल कई हैं। सवाल पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर है। सवाल ये कि क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथ के उदय के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है? क्या पड़ोसी मुल्क में अस्थिरता, हिंदुओं पर हिंसा से भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है? क्या बांग्लादेश चुनाव से ठीक पहले हादी की हत्या एक सोची समझी साजिश है? ये वो बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना बेहद जरूरी है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जिस तरीके की हिंसा हो रही है, आतंक का खेल देखने को मिल रहा है, उसके बाद कई बड़े सवाल सामने आ गए हैं। इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश हाई कमीशन के पास पुलिस फोर्स की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश उच्चायोग के सामने भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो लगातार जिस तरीके से तनाव बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के तौर पर देखने को मिल रहा है, उसके बाद भारत में बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि आम भारतीय, आम हिंदू काफी ज्यादा आक्रोशित है। हर किसी के जहन में यही सवाल कि आखिर बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को निशाना वहां के प्रदर्शनकारी, वहां के कट्टरपंथी क्यों बना रहे हैं? क्या इसके पीछे की कोई सोची समझी साजिश है और क्या इसके पीछे पाकिस्तान की आतंकी साजिश भी शामिल है? ये वो बुनियादी सवाल है जिनका जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस फोर्स की अतिरिक्त तैनाती की गई है। एक और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बांग्लादेश में भारत के खिलाफ लोगों को उकसाने की साजिश लगातार जारी है। इस्लामी कट्टरपंथियों ने भारत विरोधी नारे लगाए। यूनुस सरकार कट्टरपंथियों को रोकने में नाकाम है, ये बात जाहिर हो चुकी है। तो लगातार हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूनुस सरकार की विफलता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो पार्टी है शेख हसीना की, उसके दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं और प्रदर्शनकारी वहां पर घेराव करते हुए नजर आते हैं। ये वो भीड़ है जो बांग्लादेश की तस्वीर इस वक्त की सामने आ रही है। भारत विरोधी बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। हमारे साथ आरजू काजमी जी जुड़ चुकी हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की। आरजू, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। आपसे भी मैं ये समझना चाहूँगा, ये जो बांग्लादेश में लगातार हम लंबे वक्त से देख रहे हैं वायलेंस, और इसमें जो वहाँ की माइनॉरिटी है, मेजरली जो वहाँ पर हिंदू रहते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्या इसके पीछे की वजह आपको नजर आती है?
देखिए, पहले तो जिस वक्त शेख हसीना है उनकी गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो हम तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया करते थे पाकिस्तान में कि देखिए वहाँ पे माइनॉरिटी बहुत आराम से है और किसी किस्म का कोई वहाँ पे गड़बड़ दिखाई नहीं देती थी। लेकिन उनके जाने के बाद जो इस किस्म की न्यूज़ आया करती हैं वो यकीनन बहुत अफसोसनाक है। और अब उसमें खैर मैं ये तो नहीं कह सकती कि कौन इन्वॉल्व है और कौन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इस वक्त जो गवर्नमेंट वहाँ पर है या जो लोग इस वक्त बांग्लादेश को चला रहे हैं, जिसमें मोहम्मद यूनुस साहब भी हैं, उनको इस तरफ देखना चाहिए। और ये खबरें सिर्फ आप तक ही नहीं है, मेरे ख्याल है अब पूरी दुनिया का मीडिया इस न्यूज़ को उठा रहा है, और जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है बांग्लादेश के लिए। बिल्कुल। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर सोमेन रे साहब जुड़ चुके हैं। रे साहब, लगातार एक बड़ा ऐसा तबका है जो कह रहा है कि जो भी कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वहां के हिंदुओं के अगेंस्ट, उसके पीछे दरअसल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आतंकी सोच है। आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, पार्टली सहमत हूँ, मगर बांग्लादेश का भी आदमी इन्वॉल्व है इसमें। बांग्लादेश में जो फंडामेंटलिस्ट था पहले से ही, जमात-उल इस्लाम को शेख हसीना बैन कर दिया था, उनको अभी देखो ये सरकार आने के बाद ही उनको छोड़ दिया, जेल से निकाल दिया सबको। तो जो कट्टरपंथी जो थे वहाँ पहले से ही, तो उन लोग सब कर रहे हैं। मगर एक चीज़ मैंने साफ करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश इज़ ए डिवाइडेड कंट्री नाउ। बांग्लादेश का अधिकतर जनता जो है वो नहीं चाहते हैं कि कोई हिंसा फसाद ये सब ये चले। एक गिने चुने आदमी ये सब कर रहे हैं। और आपने पहले बताया कि सरकार का नाकामी है ना, नाकामी नहीं है, ये सरकार का फेल्योर नहीं है, सरकार इसको इंस्टिगेट कर रहे हैं, सरकार मदद दे रहे हैं, ठीक है, सरकार इसके साथ जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान अगर कोई अपनी आतंकी साजिश को अंजाम देना चाहेगा दूसरे मुल्क में, तो वो मुमकिन ही नहीं है जब तक कि वहां की मौजूदा सरकार उस सोच के साथ खड़ी ना हो। आरजू काज़मी, लगातार जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान दरअसल में ये चाहता है कि जो इस्लामिक कट्टरपंथ है, जो आतंकवाद है, जो लगातार पाकिस्तान में नजर आता है, उसका दायरा थोड़ा और ज्यादा बढ़े और अब वही तस्वीर बांग्लादेश से भी सामने आती रहे। बांग्लादेश की जो आवाम है, बांग्लादेश की जो यंग जनरेशन है, वो भूल जाए कि 71 में क्या हुआ था, भारत का क्या कंट्रीब्यूशन था। अब भारत वर्सेस बांग्लादेश बनाने की साजिश है पाकिस्तान की। ये गवर्नमेंट गई है शेख हसीना की, तब से पाकिस्तान में ये तो डेफिनेटली कहा जा रहा है कि अब बांग्लादेश के साथ हमारे टर्म्स बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि अब जो सरकार है वो भारत से क्लोज नहीं है या भारत के नज़दीक नहीं है। इस तरह की बातें तो की जा रही हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से माइनॉरिटी के ऊपर अटैक हो रहे हैं, जो बहुत अफसोसनाक है, तो उसमें डेफिनेटली ये सोच वहाँ पर पहले से मौजूद थी। कोई यहाँ से ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तानी वहाँ चले गए हों और वहाँ जाके इनको कोई सिखाया पढ़ाया हो। ये सोच वहाँ पर पहले से मौजूद होगी। अब ये कहाँ से इस सोच को बढ़ावा मिला है ये तो खैर नहीं कहा जा सकता, लेकिन डेफिनेटली शेख हसीना ने किसी तरीके से इस सोच को और इस कट्टरपंथ को जो है वो कंट्रोल करके रखा था। लेकिन अब जब से वो गई है और दूसरी सरकार आई है, तो वो इन चीज़ों को रोक नहीं लगा रही है, बल्कि इनको सही बताया जा रहा है। बहुत सी ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पर और कई जगह पर हम लोगों ने भी देखी हैं, जो देखकर अफसोस होता है कि यकीनन हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आरजू माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। हमारे साथ सोमेन रे साहब पूर्व राजदूत पहले से मौजूद है। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज़मा करदार हमारे साथ जुड़ रही हैं, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान से जुड़ रही हैं, PMLN की सीनियर नेता हैं। आरजू काज़मी साहब, आरजू काज़मी को अभी आप सुन रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, ये जो बांग्लादेश में इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे पाकिस्तान की वही आतंकी सोच है जिसका असर अब बांग्लादेश में भी दिख रहा है, जो शेख हसीना के दौर में नहीं नजर आता था? अजहरी साहब, बांग्लादेश की हालत, मेरा मानना यह है, मैंने जहां तक देखा है अब तक, उसको पढ़ा है, समझा है, बांग्लादेश की हालत जो है वो बरसों से दयनीय है। शेख हसीना का जो आखिरी टाइम था वहां पर, तब से वहां के हालात ऐसे हैं और ऐसे लोगों ने वहां पर कब्जा कर रखा है। मुझे तो वहां का जो मौजूदा जो प्रशासन है वो प्रशासन ही नहीं लगता, वो दबाव में कर रहा है काम। बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको अपने तरीके से काम करना चाहिए। जो मजहबी जो है वहां के रहनुमा है,
उनको अपने भरोसे में ले लें, वो अलग बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके कहने पर या उनके दबाव में आके वहां पर मौजूद जो अल्पसंख्यक समाज है उसको परेशान करेंगे, उसके साथ साजिश करेंगे। तो ये हम देखते हुए आए हैं, और ये बहुत प्लानिंग के तहत हो रहा है, इंटरनेशनल प्लानिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसपे पाकिस्तान का हाथ, जो अभी आप लोग कह रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं पाकिस्तान का हाथ हो। ठीक है उस्मा करदार, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से जो अजहरी साहब कह रहे हैं कि देखिए बांग्लादेश में जो भी कुछ घट रहा है उसके पीछे एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी है और मुमकिन है कि पाकिस्तान भी उसके पीछे हो। उस्मा करदार जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। आप जो आज बांग्लादेश में देख रहे हैं, आपने जो बोया था वहां पे वही आप काट रहे हैं। आपने शुरू से जो 1971 से आप तारीख देख लें कि आपने वहां पे हर तरीके की साजिश की। मुफ्ती भानी को आपने 2.5 लाख अपनी फौज भेजी, वहां पे कत्लो गारत हुआ और आपने जबरदस्ती जो है एक साजिश करके हमारा ये जो मुल्क था वो 2 टुकड़ों में आपने करवा दिया। अब ये तो आपकी साजिश कामयाब हो गई, लेकिन वहां पे आप जो बांग्लादेश के जो रहने वाले हैं उनके दिलों में अपना मुकाम नहीं बना सके और उनको समझ आ गई कि आप लोगों की ये जो मिली भगत से ये सारा हुआ है। उस्मा करदार, जितनी बेबाकी से आपने 71 से पहले की बात बताई है, मैं चाहूंगा कि उतनी ईमानदारी से आप बताइए कि 71 से पहले के बांग्लादेश के हालात क्या थे। बांग्लादेश हमारे साथ था, हमारे भाई थे और हर तरीके से पाकिस्तान जो था वो इकट्ठे चल रहा था। थोड़ी सच में बहुत आपको पता है कि पॉलिटिकल आपकी जब जुबान लड़खड़ा रही है तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। उस्मा करदार, आपने जो पहले बात कही मुफ्ती वाहनी की, मैं उससे पूरा इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन आप उतनी ईमानदारी से, उतनी बेबाकी से ये भी तो बताइए कि 71 से पहले के हालात कैसे थे बांग्लादेश के। आप लोगों को ये कभी हजम नहीं हुआ कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो थे वो क्रिएट हो गए थे 1947 में। आपने कभी इनको एक्सेप्ट किया ही नहीं। तो आप पहले दिन से लगे हुए हैं कि हम इनको इतना, चूंकि फासला है, डिस्टेंस है, इनको तो हम अलहदा करें ना, फिर हम बाद में देख लेंगे कि हमने वेस्ट पाकिस्तान के साथ क्या करना है। तो आप लोग शुरू से जब भारतीय फौज ढाका में पहुंची थी ना उस्मा करदार, तो ढाका में जो महिलाएं थी उन्होंने इस्तकबाल किया था, इंतजार कर रहे थे वहां के लोग बेसब्री से, क्योंकि जो जुल्म और गारत पाकिस्तान की फौज ने वहां पर बचाई थी, वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, वो इंतजार कर रहे थे किसी मदद का। स्वामी चक्रपाणी, क्या वही जो 71 का, ठीक है उस्मा करदार आपने अपनी बात की, माफ कीजिए मैं बाकी पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस कर लूं। स्वामी चक्रपाणी साहब, ये जो 71 का झटका है उससे पाकिस्तान अभी तक नहीं उभर पा रहा है और उसी के चलते 2026 में बांग्लादेश जल रहा है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, आपकी आवाज नहीं आई अनुराग जी, दोबारा बोलिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि 1971 में भारत ने जो एक बड़ा झटका दिया पाकिस्तान को, उस झटके से पाकिस्तान अब तक नहीं उभर पा रहा है, और क्या वही वजह है कि 2026 में 55-56 साल के बाद भी पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश में इस तरीके की साजिशें रच रहा है? अनुराग जी देखिए, जिस हमारे इस पूरे भारत को आज़ाद कराने में हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियां दी। आप सोचिए कि 15 अगस्त 1947 के ठीक एक दिन पहले नफरत और घृणा के आधार पे जिन्ना ने देश का विभाजन करा दिया, और उस नफरत और घृणा पे आधारित जो पाकिस्तान बना वो निश्चित रूप से स्वाभाविक है, उसके साथ तो कोई भी रहना नहीं चाहेगा। और यह तो स्वाभाविक था, किस प्रकार से बांग्लादेश के बेटी बहनों के साथ वहाँ पे रेप हुआ पूरी दुनिया जानती है, किस प्रकार से वो पाकिस्तानियों ने किस प्रकार से उनकी जीवन को नरक कर दिया था बांग्लादेश के जो वहाँ पे बेटी बहनों के साथ, ये तो पूरी दुनिया जानती है। तो इस प्रकार से स्वाभाविक है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो पूरे सिर्फ एशिया में नहीं पूरे विश्व में नफरत और घृणा का बीज बो रहा है। तो इसके जिसके मूल में ही नफरत और घृणा है तो स्वाभाविक है, जिसके मूल में ही वो है तो उसमें फूल तो नफरत और घृणा का आएगा ही। पाकिस्तान आज भी वो भारत
भारत से लड़ते लड़ते पूरे आतंकवाद का वो जननी हो चुका है। वो उसकी बीज ही, उसकी जो है नींव ही जो है नफरत और घृणा पे है, तो नफरत घृणा तो फैलाएगा ही। आज बांग्लादेश में जितने अल्पसंख्यक हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसका कारण ही पाकिस्तान है। मैं चाहूंगा उस्मा करदार को एक बार स्क्रीन पर लाएं। उस्मा करदार, आप सुन रहे हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज को, आप चाहें तो रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। सरेआम बेटी, आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।